ये जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, ये है एक्सरे आर्म का एक एपी व्यू, इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ एक्सरे आर्म। ठीक है, इसमें क्या फाइंडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं? इसमें आपके पास स्पायरल फ्रैक्चर है ह्यूमरस का। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है स्पायरल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, और इसमें स्मॉल पीस ऑफ बोन जो है विजिबल है साथ अलॉन्ग विद द स्पायरल फ्रैक्चर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें आपके पास नर्व जो है कैन बी डैमेज। ठीक है, नर्व की इंजरी हो सकती है। तो इसमें एक तो रीटल नर्व की इंजरी हो सकती है, शोल्डर स्टिफनेस हो सकता है, और एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है ऑफ ह्यूमरल हेड, जिसमें आपके पास नर्व जो हैं वो इंजर हो सकती हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या स्टेप्स हैं ऑफ इमीडिएट मैनेजमेंट। इसमें आप टेटनस टॉक्सॉइड देंगे, इमोबिलाइजेशन करेंगे ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, या यू स्लैब कास्ट लगाएंगे। ठीक है, क्या डेफिनेटिव मैनेजमेंट है? तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट में आपके पास हैंगिंग कास्ट है और इंटरनल फिक्सेशन बाय प्लेटिंग या नीलिंग। ठीक है, देन ये जो फिगर है ये है सर्जिकल ड्रेन्स की। सर्जिकल ड्रेन ए एंड इट्स इंडिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने बताना है। तो ड्रेन ए जो है बेसिकली इट इज़ अ कोरुगेटेड ड्रेन। इसकी इंडिकेशन क्या है कि आप इसको एब्डोमेन में रखते हैं आफ्टर पेरिटोनाइटिस। मैकेनिज्म क्या है? इट इज़ मल्टी चैनल ड्रेन। ठीक है, जो ड्रेन बी है इट इज़ बेसिकली नेलेटोन ड्रेन। ठीक है, इसकी इंडिकेशन क्या है? इसको आप एब्डोमेन में रखेंगे आफ्टर लेप्रोटोमी। कोरुगेटेड ड्रेन को आपने एब्डोमेन में रखा आफ्टर पेरिटोनाइटिस, इसको आपने एब्डोमेन में रखा नेलेटोन ड्रेन को आफ्टर लेप्रोटोमी। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म क्या है कि इट वर्क्स विद ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ड्रेनेज होती है इसमें। ठीक है, और जो ड्रेन सी है, ठीक है, दैट इज़ रेडिवेक्स सक्शन ड्रेन। इसकी इंडिकेशन क्या है? इसको आप थायरोइडेक्टमी और मेस्टेक्टमी के बाद यूज़ करेंगे। और इसमें जो मैकेनिज़्म है बेसिकली इट इज़ अ वैक्यूम ड्रेन। ठीक है, ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। और चौथा क्वेश्चन जो मैंने पूछा हुआ है वो ये है कि कौन सा ड्रेन है जो आप थायरोइडेक्टमी के बाद यूज़ करते हैं। तो वो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज़ सक्शन ड्रेन या रेडिवैक ड्रेन। ठीक है, उसके बाद ये है आपके पास पिक्चर डायबिटिक फुट की। ठीक है, what type of gangrene जो है यूजली डेवलप्ड इन डायबिटिक पेशेंट्स, तो दैट इज़ वेट गैंग्रीन। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताने हैं इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिक फुट। तो एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, देन इज़ इस्कीमिया एंड देन इज़ न्यूरोपैथी। ठीक है, क्या स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट के? तो इसमें आप रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्सरे करेंगे ऑस्टियोमाइलिटिस को रूल आउट करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेंगे, वूंड डिब्राइटमेंट करेंगे और एम्पुटेशन कर देंगे अगर बोन इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्या डिफरेंट लेवल्स हैं एम्पुटेशन के लोअर लिम्ब में? तो एक होता है ट्रांसमेटाटार्सल लेवल, दूसरा होता है साइम्स एम्पुटेशन, then is below the knee amputation, then is through knee amputation, then is gritty Stokes, and then is above knee amputation. ठीक है, so these are the different levels of amputation in lower limb. Then this is the diagram of instruments. तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है इंस्ट्रूमेंट ए क्या है। सो इंस्ट्रूमेंट ए कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है इंस्ट्रूमेंट ए, इसको आप यूज़ करेंगे हीमोस्टेसिस के लिए, थ्रेड को होल्ड करने के लिए। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू को होल्ड करने के लिए और एपोन्यूरोसिस को होल्ड करने के लिए। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट बी है दैट इज़ एलएस फोर्सेप। ठीक है, इसको आप यूज़ करेंगे सबक्यूटेनियस टिश्यू को होल्ड करने के लिए, एपोन्यूरोसिस, डीप फेशिया एंड सैक ऑफ हाइड्रोसील, इसके अलावा फाइब्रोस टिश्यू को होल्ड करने के लिए। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट सी है दैट इज़ स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ठीक है, दिस इज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, और इसको आप यूज़ करेंगे स्पंज को होल्ड करने के लिए फॉर पेंटिंग, फॉर होल्डिंग गॉल ब्लैडर ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट डी है दिस इज़ बैबकॉक्स फोर्सेप, इसको आप यूज़ करेंगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए लाइक अपेंडिक्स, फैलोपियन ट्यूब, यूरेटर, गट वॉल एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, अच्छा, ये जो डायग्राम है ये बेसिकली एक्सोफिथेलमोस को शो कर रहा है ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म जो एक्सोफिथेलमोस है ये वो है। ठीक है, और उसमें कॉमन जो थायरॉयड डिजीज़ एसोसिएटेड है इस कंडीशन के साथ दैट इज़ ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? तो इसमें आपके पास केराटाइटिस हो सकता है, कॉर्नियल से हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस, कीमोसिस, ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड ब्लाइंडनेस हो सकती है। किस तरह से आप इसको ट्रीट करेंगे? तो ट्रीटमेंट के लिए आप लार्ज गोइटर जिसका एज 45 से ज़्यादा हो, 45 से ज़्यादा वाले एज में जिनके लार्ज गोइटर्स हों उनके लिए आप सब टोटल थायरॉइडेक्टमी करेंगे, और स्मॉल गोइटर्स और
एज जो है 45 तक हो तो उसमें आप रेडियो आयोडीन एंड एंटी थायरॉयड ड्रग्स देंगे, ठीक है। देन किस तरह से पेशेंट को हम प्रिपेयर करेंगे, तो पेशेंट जो है इसको आप प्रिपेयर करेंगे बाय ट्रीटिंग विद एंटी थायरॉयड ड्रग्स एंड रेडियो आयोडीन एब्लेशन, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग एन अनप्रिपेयर्ड पेशेंट, अगर अनप्रिपेयर्ड पेशेंट को आपने ऑपरेट किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लाइक थायरॉयड क्राइसिस हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये है आपके पास प्यूडी ऑरेंज की डायग्राम, ठीक है। सो प्यूडी ऑरेंज ऑफ ब्रेस्ट है, इसके डायग्नोसिस किस कंडीशन में होता है, ये एडवांस कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में होगा, जिसमें आपको हार्ड नॉन टेंडर लंप नज़र आएगा, टेथरिंग और फिक्सेशन ऑफ लंप होगी, ठीक है, और पल्पेबल एक्सिलरी नोड्स होंगे। ये सारे फीचर्स हैं इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के, ठीक है। हार्ड नॉन टेंडर लंप, टेथरिंग एंड फिक्सेशन ऑफ लंप और पल्पेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये सारा आपको इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में नज़र आता है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ द डिजीज़, सो दिस इज स्टेज 4 डिजीज़, ठीक है। एडवांस कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट स्टेज 4 में होता है। अच्छा, ये है आपके पास मल्टी नोडुलर गोइटर, ठीक है। क्या टेस्ट आप करेंगे टू एवेलुएट थायराइड स्टेटस, तो इसमें आप T3 T4 के लेवल्स और TSH के लेवल्स जो हैं वो चेक करेंगे। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं मल्टी नोडुलर गोइटर की, तो इसमें आपके पास कैल्सिफिकेशंस हो सकते हैं, सडन हैमरेज नोड्यूल्स, डिस्निया, सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, तो इसमें थायरॉइडेक्टमी करेंगे। एग्जामिनेशन जो है, जो सर्जरी से पहले मैंडेटरी होता है वो कौन सा एग्जामिनेशन होता है, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी, वो आपने लाजमी करनी होती है प्रायर टू सर्जरी। ये है आपके पास क्यूरेट, ठीक है। और इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस हैं कि इससे हम एब्सेस कैविटीज़ को क्यूरेट कर सकते हैं, इसके अलावा साइनस ट्रैक्स को क्यूरेट कर सकते हैं, वूंड्स को डिब्राइड भी कर सकते हैं, और बोन एब्सेस और ऑस्टियोमाइटिस को भी क्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। देन ब्रॉडीज एब्सेस क्या है, अगर एब्सेस जो है दैट इज़ कंटेन इन द कॉर्टेक्स ऑफ बोन, इट इज़ नॉट एन एब्सेस बट इट कंटेन्स ग्रेनुलेशन टिश्यू, सच एन एब्सेस इज ब्रॉडीज एब्सेस, ठीक है। फिर व्हाट इज सिक्वेस्ट्रम, सिक्वेस्ट्रम बेसिकली मैक्रोस्कोपिक पीस है डेड बोन का, ठीक है, जो कि लिविंग इन्फेक्टेड बोन के अंदर होता है, ठीक है। इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक पीस ऑफ डेड बोन दैट इज़ विद इन अ लिविंग इन्फेक्टेड बोन। उसके बाद ये आपके पास जो डायग्राम है, दिस इज़ बैबकॉक्स फोर्सेप्स, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या हैं, इसको आप यूज़ करते हैं टू होल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स लाइक अपेंडिक्स, गट, यूरेटर या स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। और आइडेंटिफाई किस तरह से आप करेंगे सीकम को ड्यूरिंग अपेंडिसेक्टमी, तो सीकम को आइडेंटिफाई ड्यूरिंग अपेंडिसेक्टमी हम इस तरह से करते हैं कि जो सबसे पहले तो आप कोलॉन देखेंगे, ठीक है, वो आपके पास ईलियम से ज़्यादा वाइट होता है, ठीक है। फिर आप टीनिया कोलाई जो है उनकी प्रेजेंस को चेक करेंगे, तो टीनिया कोलाई जब आपको मिल जाएंगे तो अपेंडिक्स उसके साथ जो है अटैच होती है, टीनिया कोलाई के साथ अटैच होती है, ठीक है। और सबसे लैटरल स्ट्रक्चर होता है अपेंडिक्स, ठीक है, जहाँ पे कोई ओमेंटम जो है अपेंडिक्स के साथ अटैच नहीं होती, तो इस तरह से फिर हम सीकम को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ड्यूरिंग अपेंडिसेक्टमी, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ, आई थिंक ये सीकम यहाँ पे नहीं लिखा होना चाहिए था, अपेंडिक्स लिखा होना चाहिए था, हाउ टू आइडेंटिफाई अपेंडिक्स ड्यूरिंग अपेंडिसेक्टमी। एनीवेज, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स, तो कार्सिनोमा ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स में हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर है तो आप अपेंडिसेक्टमी करेंगे, अगर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है तो आप राइट हेमिकोलेक्टमी करेंगे, ठीक है। और अगर बेस ऑफ अपेंडिक्स पे ट्यूमर है तो आप राइट हेमिकोलेक्टमी तब भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो डायग्राम है ये डिफरेंट सूचर्स की है, ठीक है। जो ब्लू सूचर है दिस इंडिकेट्स प्रोलीन, ठीक है, ब्लू इज़ फॉर प्रोलीन, दिस वॉयलेट इज़ फॉर विक्राइल, ठीक है, दिस ब्राउन इज़ फॉर कैटगट एंड दिस ब्लैक इज़ फॉर सिल्क, ठीक है। सो ये हैं सूचर्स डिफरेंट जिनके कलर्स उन्होंने जो हैं वो शो किया हुआ है। अब कौन से दो एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं, तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स आर, इसके लिए आपने मॉनिक याद रख लें, CV यानी कैटगट एंड विक्राइल आर एब्जॉर्बेबल सूचर्स,
ठीक है। और 2 नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स कौन से हैं? SP इसका नाम आप याद करना है। सिल्क और प्रोलीन जो हैं दे आर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, ठीक है। Which suture material is used to repair skin of face, gut, urinary bladder, blood vessels and nerves? तो इसके लिए जो स्किन ऑफ फेस के लिए है दैट इज़ प्रोलीन, उसमें प्रोलीन 4050 यूज़ करेंगे। गट के लिए हम विक्राइल 20 यूज़ करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर के लिए आप विक्राइल यूज़ करेंगे या कैटकट नंबर 1 यूज़ करेंगे। ब्लड वेसल्स के लिए आप प्रोलीन 40 यूज़ करेंगे और नर्व्स के लिए आप प्रोलीन 60 यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रीनल स्टोन्स का ये एक्सरे, ठीक है। लेफ़्ट रीनल स्टोन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें किस तरह से आप इस लेफ़्ट रीनल स्टोन को इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसके लिए आप इंट्रावेनस यूरोग्राफी करा सकते हैं। यूरिया और क्रेटिनिन के लेवल्स देख सकते हैं। CBC यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे और सीरम कैल्शियम या फॉस्फेट लेवल्स चेक कर लेंगे, ठीक है। और किस तरह से आप डिफरेंशियल रीनल फंक्शन जो है वो असेस करेंगे, तो इसमें आप DTPA रीनल स्कैन करके डिफरेंशियल रीनल फंक्शन असेस करेंगे, ठीक है। क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती हैं या पायोनेफ्रोसिस हो सकता है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तो इसमें हमारे पास ESWL, PCNL और ओपन सर्जरी जो है जिसमें पायलोथॉटमी है वो आप कर सकते हैं टू ट्रीट इट। ESWL इज़ एक्स्ट्रा corporeal shockwave lithotripsy, PCNL is percutaneous नेफ्रोलिथॉटमी एंड ओपन सर्जरी में आप पायलोलिथॉटमी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दिस इज सिग्मॉइड वॉल्वुलस, ठीक है। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, सबसे पहले तो दिस इज सिग्मॉइड वॉल्वुलस और क्या इन्वेस्टिगेशन आप करें जिससे आपको पता चल रहा है दिस इज सिग्मॉइड वॉल्वुलस। तो इसमें हमारे पास अब्डोमिनल एक्सरे है ये जिससे आपको सिग्मॉइड वॉल्वुलस का पता चल रहा है। देन क्या फाइंडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, इसमें आपके पास ह्यूज एयर फ्लूइड लूप आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में नज़र आ रहा है, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट आपको ह्यूज एयर फ्लूइड लूप नज़र आ रहा है। लूप जो है टैपर्स डाउन इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड किस तरह से आप ट्रीट करेंगे, आप डिकम्प्रेशन करेंगे वाया सिग्मॉइडोस्कोपी, इसके अलावा इलेक्टिव सिग्मॉइड रिसेक्शन कोलोस्टमी करेंगे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गैंग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉज करती है गैंग्रीन को, तो आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, आर्टेराइटिस, बर्जर्स डिजीज़, इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन, ठीक है। ये सारे आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज़ हैं जो गैंग्रीन कॉज करती हैं। इसके अलावा वीनस ऑब्स्ट्रक्शन भी गैंग्रीन कॉज कर सकती है लाइक गैस गैंग्रीन, पॉइजनस गैंग्रीन एंड ट्रॉमा, ठीक है। ये सारे भी वीनस कॉजेज़ जो हैं ये आपके पास गैंग्रीन कॉज कर सकती हैं। ABPI क्या है, ankle brachial pressure index, it is the ratio of systolic pressure at the ankle to that in the arm. Normally it is 1, ठीक है। अगर लेस दैन 0.2 है तो ये आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है, अगर लेस दैन 0.3 है तो ये नेक्रोसिस को इंडिकेट करता है, ठीक है। और क्या स्टेप्स होते हैं इसके ट्रीटमेंट में, तो आप कॉज को ट्रीट करते हैं सबसे पहले, फिर एंटीबायोटिक्स देंगे, देन डिब्राइड करेंगे, डेड टिश्यू को रिवर्सलाइजेशन करेंगे बाय एंजियोप्लास्टी या सर्जरी। दिस इज़ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। इन्होंने आगे स्टेजेस पूछी हुई हैं, तो हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। अगर लंप जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम है लेकिन कोई नोड्स इन्वॉल्व या पेल्पेबल नहीं है तो स्टेज 1 है। अगर लंप 5 सेंटीमीटर से कम ही है लेकिन नोड्स जो हैं दे आर मोबाइल एंड पेल्पेबल तो फिर स्टेज 2 है। अगर स्टेज 3 तब होगा अगर लंप जो है 5 सेंटीमीटर से अब बड़ा हो जाए और स्किन भी फिक्स हो जाए, नोड्स भी फिक्स हो जाएँ और प्यूडी ऑरेंज आपको अपीयरेंस नज़र आए ऑन द ब्रेस्ट। इसके अलावा आर्म की एडीमा नज़र आए तो दिस इज़ स्टेज 3 और स्टेज 4 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगी। ट्रीटमेंट क्या है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज़ की, तो स्टेज 1 और 2 के लिए आप वाइड लोकल एक्सिजन करेंगे विद एक्सिडेंट नोड सैम्पलिंग एंड क्लियरेंस। इसके अलावा मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी एंड एक्सिडेंट नोड सैम्पलिंग या क्लियरेंस कर देंगे और एडजुवेंट हार्मोनल कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी देंगे, ठीक है। स्टेज 3 में आप क्या करेंगे कि आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी करेंगे और स्टेज 4 में आप लोकल पेलिएशन करेंगे यानी पेलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे अलॉन्ग विद रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ठीक है। दिस इज़ इंक्वाइनल हर्निया, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस कंडीशन, तो दिस इज़ बेसिकली कंजेनिटल इंक्वाइनल हर्निया और इसकी जो टाइप्स हैं इसमें हमारे पास बुबेनोसील है और कंप्लीट इंक्वाइनल हर्निया हो सकता है, ठीक है। सो
दिस इज द कंजेनिटल इंग्वाइनल हर्निया, पेनिसिल कंप्लीट है इसकी टाइप्स। और इसकी बाउंड्रीज क्या है इंग्वाइनल कैनाल की। तो इंग्वाइनल कैनाल की बाउंड्रीज एंटीरियरली हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिन्यूरोसिस होगा, पोस्टीरियरली आपके पास ट्रांसवर्सलस फेशियल या फेशियल ट्रांसवर्सलस होगा, इंफीरियरली आपके पास इंग्वाइनल लिगामेंट होगा, एंड सुपीरियरली आपके पास कंजॉइंट टेंडन होगा दैट इज फॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑब्लिक मेनली। ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। देन व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर 3 वेसल्स होते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड 3 नर्व्स होती हैं। जो 3 वेसल्स हैं इनमें सबसे पहले आपके पास क्या आएंगी, टेस्टिकुलर आर्टरी, आर्टरी टू वास एंड पिम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। फिर 3 नर्व्स आपके पास कौन सी हैं, एक तो इंग्वाइनल ब्रांच ऑफ इलियोइंग्वाइनल नर्व, जेंटल ब्रांच ऑफ जेंटोफेमोरल नर्व एंड सिम्पैथेटिक नर्व्स। और 3 स्ट्रक्चर्स क्या हैं हमारे पास, तो 3 स्ट्रक्चर्स में आपके पास आ जाएगा वास्ट एफरेंस, लिम्फेटिक्स एंड प्रोसेसेस वेजिनालिस। ठीक है, तो ये थे कॉन्टेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ट्रीटमेंट आप इस तरह से करेंगे चिल्ड्रन में आप जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो दैट वुड बी हर्नियोटोमी, नॉट हर्नियोग्राफी, इट इज़ हर्नियोटोमी। ठीक है, आपने याद रखना है। अच्छा, ये आपके पास जो फिगर है दिस इज़ फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, दिस इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग बेसिकली। और व्हाट स्क्रीनिंग टेस्ट आर रिक्वायर्ड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट करने हैं वो आप स्क्रीनिंग फॉर HPS यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, HCV और HIV और सिफिलिस की स्क्रीनिंग कर लेंगे। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें आपके पास इनकैपेबिलिटी हो सकती है, फेब्राइल रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फेक्शन, हीमोलिटिक रिएक्शंस हो सकते हैं, या मैसिव ट्रांसफ्यूजन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन कौन से ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें आपके पास होल ब्लड हो सकता है, पैक्ड RBCs, एल्ब्यूमिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट या फिब्रिनोजन जो है वो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज़ अ फिगर फॉर गॉल ब्लैडर। ठीक है, और इसमें आपको गॉल ब्लैडर विद स्टोन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन्स। तो गॉल स्टोन्स में आपके पास कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स भी होते हैं, पिगमेंट गॉल स्टोन्स और मिक्स्ड गॉल स्टोन्स भी होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं गॉल स्टोन्स की। तो इसमें आपके पास बिलिकोलिक है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, एम्पाइमा, म्यूकोसील, कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर, पेंक्रेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड गॉल स्टोन एलियस, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं गॉल स्टोन के। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है कोलिलिथियसिस का। तो इसमें हम कोलिसिस्टेक्टमी एंड लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। देन अपेंडिसेक्टमी की ये इंसिजन है। ठीक है, एंड दैट इज़ मोस्ट कॉमन ग्रेडाइरन इंसिजन शोन इन दिस डायग्राम। ठीक है, अदर इंसिजन जो अपेंडिसेक्टमी में होती हैं दैट इज़ लैंड इंसिजन, राइट पैरामीडियन इंसिजन एंड ट्रांसवर्स इंसिजन। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ऑफ अपेंडिसेक्टमी। तो उसमें हमारे पास वूड इन्फेक्शन, पेल्विक एब्सेस या बाउल इंजरी हो सकती है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट या प्रिपरेशन फॉर अपेंडिसेक्टमी। तो इसमें आपके पास नथिंग बाय माउथ सबसे पहले आपको करेंगे, फिर IV फ्लूइड्स देंगे, देन एनाल्जेसिक्स एंड IV एंटीबायोटिक्स। ये प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन है फॉर अपेंडिसेक्टमी। ठीक है, देन व्हाट इज़ द पॉइंट A, B एंड C। ये पॉइंट A जो है दिस इज़ बेसिकली अम्बिलिकस, पॉइंट B इज़ योर मैकबर्नीज पॉइंट एंड पॉइंट C इज़ द इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। ठीक है, दिस इज़ कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, incision for cholecystectomy, that is the Coker's incision. ठीक है, so what common operation is performed by this incision, that is cholecystectomy, I have told earlier. And what are the boundaries of callus triangle. The callus triangle is formed by the common hepatic duct, cystic artery and inferior border of liver. So boundaries of callus triangle are common hepatic duct, cystic artery and inferior border of liver. क्या complications होती हैं cholecystectomy की, तो that is hemorrhage, biliary duct injury, infection, bowel injury. ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन था कोलिसिस्टेक्टमी की। कौन से 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर लाइगेटेड एंड कट ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। तो इसमें आपके पास सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी है, दैट इज़ कट एंड लाइगेटेड ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। सिस्टिक डक्ट एंड सिस्टिक आर्टरी आर कट एंड लाइगेटेड ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। अब ये है आपके पास कुछ एब्डोमिनल इंसिजन दिस डायग्राम में। एक तो ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ मिड लाइन इंसिजन। ठीक है, एंड दिस वन इज़ द phalansteal incision. ठीक है, what are the advantages of this longitudinal incision. So longitudinal incision are quick and extendable. ठीक है, and what are disadvantages of longitudinal incision कि यहाँ से जो है हर्निया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं
और उससे ज़्यादा पेनफुल जो हैं वो भी होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन्स आर मोर पेनफुल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल इंसिजन्स जो हैं लाइक दिस फेरेंस्टीन इंसिजन, इसका क्या एडवांटेज है कि ये लेस पेनफुल होते हैं और यहाँ से हर्निया के चांसेस कम होते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इनको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और क्यूटेनियस नर्व जो है हॉरिजॉन्टल इंसिजन की वजह से कट हो जाती हैं। देन दिस इज़ थायरोइडेक्टमी, ठीक है। The scar in the of the operation shown in this figure is for thyroidectomy, ठीक है। What are the structures ligated and cut during the operation on the thyroid gland? तो इसमें आपके पास superior thyroid artery and vein और inferior thyroid vein जो है वो कट लाइगेट होती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑन थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑफ थायरॉयड सर्जरी? तो इसमें आपके पास हैमरेज, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी, सुपेरियर लैरिंजियल नर्व इंजरी, हाइपोकैल्सीमिया, थायरॉयड क्राइसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, कीलॉइड फॉर्मेशन, दिस ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थायरॉयड सर्जरी। अब कौन से टेस्ट हैं जो रिक्वायर्ड हैं एज प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ थायरॉयड सर्जरी? तो इसमें आपके पास थायरॉयड फंक्शन टेस्ट, थायरॉयड अल्ट्रासाउंड, एफनैक एंड इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी आर परफॉर्म्ड एज प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ थायरॉयड सर्जरी। Then this is inguinal hernia repair, ठीक है। What are the common operations done by Wolff's incision? इधर से आप hernia inguinal hernia repair करते हैं, ठीक है। अच्छा, inguinal canal की बाउंड्रीज पूछी हुई हैं, वो मैंने आपको पहले बता दी हैं ऑलरेडी। इंटीरियर एक्सटर्नल oblique कैपिनोसिस, posterior fascial transversalis, superior conjoint tendon, inferior inguinal ligament। देन क्या लोकेशन होता है डीप inguinal ring का? तो डीप inguinal ring is 1 centimeter above the mid inguinal point, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इंगुइनल हर्निया रिपेयर की? तो इन्फेक्शन, हेमरेज, ग्रोइंग पेन, इंजरी टू ब्लड सप्लाई टू टेस्टिस एंड इंजरी टू वेस्ट रेफरेंस, दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंगुइनल हर्निया रिपेयर। देन दिस इज द फिगर फॉर ट्रू कट बायोप्सी नीडल। नेम द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ट्रू कट बायोप्सी नीडल। डिफरेंट पार्ट इसके क्या है? इसके एक ऑब्जर्वेटर हैंडल है, ऑब्जर्वेटर कैनुला हैंडल है एंड स्पेसिमेन नॉच है, ठीक है। गिव 2 इंडिकेशंस फॉर द यूज़ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप लिवर बायोप्सी में और बायोप्सी फॉर सॉलिड ट्यूमर्स में जो है वो कर सकते हैं। गिव 3 प्रीरिक्विजिट्स फॉर लिवर बायोप्सी। सो प्रीरिक्विजिट्स फॉर लिवर बायोप्सी क्या है कि आपने करेक्ट करना है कोएगुलेशन को बाय विटामिन के, अरेंजमेंट ऑफ ब्लड करवाना है, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स देने हैं टू प्रिवेंट सेप्टिसीमिया। देन 2 कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके यूज़ के? हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, दिस इज़ इंसाइज्ड वुंड, ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इंसाइज्ड वुंड। 2 टाइप्स ऑफ हीलिंग क्या होती हैं? एक प्राइमरी हीलिंग होती है, दूसरी सेकेंडरी हीलिंग होती है। फैक्टर्स जो फेवरेबल हैं फॉर हीलिंग के देयर आर गुड ब्लड सप्लाई, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड वुंड एजेस इन अप्रॉक्सीमेशन। दीज आर द good factors that are favorable for healing. Now what are the factors having negative effect on healing? तो इसमें आपके पास poor nutrition, anemia, infection, foreign body parts, poor blood supply, these all are the negative factors that affect healing. Okay, this is laryngeal mask, ठीक है। laryngeal mask airway for which kind of anesthesia it is used? So it is used for general anesthesia. Can it be used for mechanical ventilation? Yes, it can be used for mechanical ventilation, ठीक है। Comparing with endotracheal tube, which is easy to insert, laryngeal mask airway is easier to insert as compared to endotracheal tube, ठीक है। Can it be used in basic life support? Yes, it can be used in basic life support, ठीक है। Then is thyroid specimen over here, ठीक है। 3 different neoplasms of thyroid gland you have to tell. So thyroid adenoma, papillary carcinoma, follicular carcinoma, anaplastic carcinoma, medullary carcinoma are the neoplasms of thyroid gland. Then suggest the surgical treatment for thyroid malignancy in high risk group. So surgical treatment for thyroid malignancy in high risk group is total thyroidectomy. Then 3 possible operative complications thyroid surgery इसमें hemorrhage हो सकता है, टेंशन, hematoma, recurrent laryngeal nerve injury, ठीक है, और parathyroid insufficiency. And then what is the treatment option for solitary distant bony metastasis of thyroid malignancy? तो solitary distant bony metastasis of thyroid malignancy का जो treatment है that is radiotherapy. Okay, here is Dever's retractor. So Dever's retractor इसके जो different parts हैं, एक तो blade है, दूसरा handle है, ठीक है। This is handle, this is blade, ठीक है। And write down the 3 indications of its use.
सो ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में इसको यूज़ करते हैं, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी में, पेल्विक सर्जरी में और रेट्रोपेरिटोनियल सर्जरी में इसको यूज़ करते हैं। इसको स्टेरिलाइज कैसे करते हैं? इट इज स्टेरिलाइज बाय ऑटोक्लेव। देन नेम द स्पेसिमेन, दिस इज ऑक्सलेट रीनल स्टोन। ठीक है, ऑक्सलेट रीनल स्टोन्स, व्हाट कॉम्प्लिकेशंस might arise if it obstructs at pelviureteric junction। अगर pelviureteric junction पर obstruction cause करवा दी इस ऑक्सलेट स्टोन है तो इसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। अगर हमारे पास बायलेटरल यूरेटर्स की जगह पे इसने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कराई तो उसकी वजह से एन्यूरिया हो सकता है, और अगर बाय ब्लैडर नेक की जगह पे इसने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कराई तो उसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट? अगर स्टोन जो है इट इज़ 1.5 सेंटीमीटर रीनल पेल्विस, अगर 1.5 सेंटीमीटर रीनल पेल्विस पे तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कर देंगे, और अगर लेस 1.5 सेंटीमीटर डिस्टल यूरेटर तो सिस्टोस्कोपी एंड और में बास्केट कर सकते हैं रिपेयर। Name the hypersecretion of hormone which may lead to recurrence of stone after surgery। so कौन सा हार्मोन ज़्यादा हुआ सिक्रीट? पैराथायरॉइड हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो उसकी वजह से स्टोन के रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर सर्जरी। ओके, हेयर इज़ प्रोक्टोस्कोप। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं? ऑब्चुरेटर हैंडल, ठीक है, एंड प्रोक्टोस्कोप आर द डिफरेंट पार्ट्स। देन गिव इंडिकेशंस फॉर यूज़ ऑफ दिस इक्विपमेंट। तो इसको डायग्नोस्टिकली हम यूज़ करते हैं टू सी द पाइल्स, एंड थेराप्यूटिकली हम पोलिप्स को सी करने के लिए यूज़ करते हैं, पोलिप्स को मतलब ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड देन व्हाट इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? इसको जो है इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ स्क्लेरोथेरेपी या पोलिपेक्टमी, उसमें हम प्रोक्टोस्कोप को यूज़ नहीं करते। देन हाउ इट इज़ स्टेरिलाइज्ड यूजिंग ऑटोक्लेविंग एनल टिश्यू या पेरी एनल हीमाटोमा को ऑटोक्लेव, नो 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 पता नहीं क्या लिखा है, खैर इट इज़ स्टेरिलाइज्ड यूजिंग ऑटोक्लेव। ओके, मेमरी फिस्टुला की डायग्राम यहाँ पे मिस्ड है। सो द ट्रैक शोन ओवर हेयर इन दिस डायग्राम इज बेसिकली मेमरी फिस्टुला। एंड क्या प्रेजेंटेशन होती है ऑफ पेरीरेक्टल मेस्टाइटिस? तो इसमें पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है विद निपल डिस्चार्ज, सबेरुलर मास, निपल रिट्रैक्शन, मेमरी फिस्टुला। ठीक है, देन व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ पेरीरेक्टल मेस्टाइटिस? तो इसमें आप एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे और एक्ससिजन कर देंगे मेजर डक्ट की। और क्या पेरीरेक्टल मेस्टाइटिस हैज़ गॉट मार्क्ड association? तो पेरीरेक्टल मेस्टाइटिस is markedly associated with smoking. Okay.